नाभिक की संरचना के बारे में, जो कि नाभिक कौन से आवेश से आवेशित होता है भाई? धन आवेश से आवेशित होता है। और हम उसी पे आगे भी आज बात करेंगे विखंडन और संलयन के बारे में भी कुछ अपनी संकल्पना को रखेंगे और कुछ अपना टेक्निक रखेंगे कि हम जान सकें कि संलयन कहाँ हो रहा है और विखंडन कहाँ हो रहा है और उसकी प्रक्रिया क्या है। ये थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कोई चीज़ और भी जान लेंगे। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी लें सिलेबस। मैं बहुत तेज़ी में थोड़ा जल्दी बोलूँगा और जल्दी से आप लोग लिख लें। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपका पूरा सिलेबस है, जो हमें पूरा पढ़ना है। किसी ने पूछा था भाई आज क्या पढ़ाएंगे सर, तो आप देख लीजिए, फिर इसी क्रम में हम लोग पढ़ते जाएंगे ना, उससे आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी। न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय क्या है, संलयन और नाभिकीय विखंडन, इनके जो बारे में आप पॉइंट करते हैं। न्यूक्लियर जो ईंधन है, नाभिकीय ईंधन में भी स्टेज है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड। मतलब न्यूक्लियर फ्यूल स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ये नाभिकीय जो ईंधन है और नाभिकीय जो कार्यक्रम हुआ इंडिया में, हम लोगों ने चर्चा भी किया था उसको कालक्रम के अनुसार थोड़ा सा। नाभिकीय कार्यक्रम, भारत में नाभिकीय कार्यक्रम, जब भारत में नाभिकीय कार्यक्रम उसी में है, उसी में सब टॉपिक है। यल पावर पॉलिसी ऑफ इंडिया, यल पावर पॉलिसी ऑफ इंडिया। एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय जो परमाणु ऊर्जा है, इसकी जो ऊर्जा है उसके लाभ क्या है। परमाणु ऊर्जा के लाभ क्या है और उसके हानियाँ, हान को भी दीजिए। डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, उसके लाभ हान क्या है। इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, हिंदी बोल देंगे। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट, AERB कैपिटल में रहेगा। सेफ्टी स्टैंडर्ड सब टॉपिक में डालते जाइएगा। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इंडियंस 3 स्टेज सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडियाज, भारत का 3 स्टेज का इंडियाज 3 स्टेज सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। न्यूक्लियर रिएक्शंस इन इंडिया, रिएक्टर्स, सॉरी रिएक्शंस में रिएक्टर्स, भट्ठी, परमाणु की भट्टी है, भारत में जो परमाणु भट्टी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और कुडनकुलम प्रोजेक्ट एक है जो बहुत चर्चित भी है, कुडनकुलम परियोजना, कुडनकुलम परियोजना। जैतापुर प्लांट है, पावर प्लांट है, और इससे
इससे संबंधित और मेन हेडिंग में ही रहेंगे आपको ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, इससे संबंधित, न्यूक्लियर से संबंधित। डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसी के अंदर सब टॉपिक है। डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, मेन हेडिंग इसके अंदर फिर बताएंगे। रेडियो एक्टिविटी मेन हेडिंग, रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिविटी सब टॉपिक है इसके अंदर। रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, रेडिएशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिव वेस्ट समझ रहे ना, कचरा न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर, जैसे फुकुशिमा, चेरनोबिल, ये सारे क्या है, डिजास्टर्स है ना। न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर, न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर, ठीक है। जो आपदाएँ हैं, परमाणु आपदाएँ जो है, जो अब तक की घटनाएं जो हुई हैं, घटित हुई हैं, उनके रीजन भी क्या हैं और होता क्या है। देखिए, जिस टॉपिक को हम आपको एक बार बताते हैं और चर्चा करते हैं, उसके बारे में क्या, क्यों और कहाँ, इन तीन स्थितियों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जिस टॉपिक के बारे में हम आपसे एक बार चर्चा कर देते हैं, उस टॉपिक को आप लोग पॉइंट आउट भी कर दिया कीजिए और उस टॉपिक के बारे में क्या, कहाँ और क्यों, ठीक है। एक व्हेन, वेयर और व्हाट की स्थिति में आप उसे पढ़ा ही कीजिए। भाई कहाँ घटित हुई ये घटनाएं, चेरनोबिल या ये फुकुशिमा या इस तरह के जो हुए, कहाँ घटित हुई, क्यों हुई, इसका रीजन क्या रहा, ठीक है ना, और कैसे हुई, इसमें क्या क्या, मतलब उसमें कैसे हुई, मतलब फिर उसमें डिस्ट्रॉय क्या होगा, फिर नुकसान क्या होगा, फिर तरह तरह की जो भी चीज़ें उससे संबंधित। तो जो भी टॉपिक पे चर्चा किया जाए, इन बातों का आप लोग जरूर ढूंढने का प्रयास करिए, आप उसमें चर्चा करिए, उसको खोजिए और जो मैंने स्रोत बताए हैं उससे आप जानने की कोशिश करिए। और फिर जब हर जगह से आप जानने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं या संतुष्ट भी होते हैं, तो फिर हमसे भी चर्चा करिए। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं और भी डिफरेंट या और भी कुछ चीज़ें अलग बताऊँ, ठीक है ना। तो किसी भी टॉपिक के बारे में जब आपसे चर्चा की जाती है, तो इन तीन चीज़ों के बारे में जरूर आप समझिए, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट समझना है थोड़ा सा, उसके बाद फिर अपने शब्दों में लिख लेना या कहीं से भी फिर आगे हम बताएंगे। तत्व क्या है? तत्व जो है, आपने आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में देखा है, तत्वों का वर्गीकरण जो हुआ है और उसमें 4 लेवल के ब्लॉक्स भी हैं, यस, पी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के, अब हम बहुत ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाएंगे कि किस टाइप के कौन से तत्व हैं, क्या है, कैसे हैं। सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि जो भी तत्व हैं वो क्या है। तत्व जो भी है, चाहे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, ऑक्सीजन है, जो भी है, वो आखिर है क्या? तत्व जो है परमाणुओं, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ छोटे छोटे परमाणुओं का समूह ही क्या है? तत्व, ठीक है। छोटे छोटे परमाणुओं का समूह ही क्या है? तत्व। जो भी एलिमेंट है वो तत्व है। मतलब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन जो हम गैस मिल रही है, इसमें हमें जो हम सांस ले रहे हैं, या हम कहते हैं प्रकृति में पाए जाने वाली मुक्त अवस्था में जो भी गैसें हैं, या
जो भी तत्व हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, और आप देख सकते हैं कि इस नेचर में जो भी चीज़ें सजीव जगत में, इस नेचर में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी तत्व से ही बनी हुई है। मतलब 118 लगभग तत्वों की खोज हो चुकी है, जो कि आपके मेंडलीव सारणी में लगभग 108 तत्व आ भी चुके हैं। हाँ, तो इस तरह से जो भी चीज़ें आपके उसमें विजुअलिटी जो होती है, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, वो किसी न किसी तत्व से ही बना हुआ है। चाहे हम जो दैनिक क्रिया में उपयोग कर रहे हैं, चाहे आपका नमक है, चाहे हम साबुन डिटर्जेंट का प्रयोग कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं, इन्हीं 108 जो मेंडलीव की सारणी है, इन्हीं में, या जो 118 की जो खोज की गई है, इन्हीं में से जो प्रकृति में जो पाए जाते हैं, तो तत्व क्या है? परमाणुओं के, छोटे छोटे परमाणुओं के समूह से, मतलब जो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, या हम कहते हैं कि लोहा Fe, क्या है Fe, इसका जो प्रतीक है ये लोहा ही है कि जो लोहे का एक टुकड़ा अगर हम उठाते हैं तो भी छोटे छोटे परमाणुओं से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि कई बार किसी में थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ, आप समझिए, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर तो बना हुआ है, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी सघनता कितनी है, लोहे में जो करंट फ्लो हो जा रहा है तेजी से, वो शायद इसमें ना हो, उतना फ्लो, मतलब ये सुचालक नहीं होगा विद्युत का, या एक लकड़ी का टुकड़ा या ये सीट बेंच जो भी चीज़ें हैं उसमें सुचालक नहीं है। क्यों? उसकी सघनता, डेंसिटी, जो परमाणु जो सघनता है उसकी, उस पर डिपेंड करता है। जैसे लोहा है, उसकी सघनता बहुत तीव्र है, वजन है, उसकी तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है कि विद्युत का सुचालक के लिए उपयुक्त है, विद्युत के सुचालन के लिए उपयुक्त है लोहा। उससे अगर बहुत अच्छी कैटेगरी में जाइए सुचालन के मामले में तो चांदी है। चांदी जो है विद्युत के सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है सुचालक। भाई प्रकृति में एल्युमिनियम की इसमें हमारे उसमें ज़्यादा भंडार है तो हम चांदी का उपयोग कर नहीं सकते हैं। चांदी कहीं न कहीं कम मात्रा में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, तो इसमें क्या है कि हम एल्युमिनियम का प्रयोग कर रहे हैं। और भी कहीं कहीं आप देखते हैं वायरिंग में कहीं कुछ कॉपर वगैरह भी का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्रम में कभी कभी आप लोग ये चीज़ें पूछी भी आती हैं, तो उसमें एक सुचालकता की श्रेणी होती है। सबसे ज़्यादा जो सुचालक हो क्या है? चांदी है। उसके बाद अगर कुछ है तो क्या है? ग्रेफाइट नहीं, सोना, अरे ये एल्युमिनियम, मतलब एक नॉर्मल उसमें अगर हम बात करते हैं। और फिर जो हम विद्युत के मतलब उसमें सबस्टेंसेस में जो उपयोग कर रहे हैं, तो चांदी हो गया या कॉपर हो गया, फिर उसके बाद लोहे का, एल्युमिनियम का, इस तरह की चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें भी कभी कभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया जाता है कि वैद्युत की सुचालकता को श्रेणी में व्यवस्थित करिए, बढ़ते या घटते क्रम में। तो ये चीज़ें भी आपको जानना जरूरी है। अच्छा, किसी टाइम में मैं जब 9वीं या 10वीं कक्षा में था, तो उस समय मेरे विज्ञान के टीचर मुझे पढ़ा रहे थे कि यूरेनियम। अब मेरे लिए तो लगभग हाई स्कूल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें में पढ़ना था, तो यूरेनियम मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी उस समय, क्योंकि 6-7 ईयर इस तरह से इसमें यूरेनियम लगभग न के बराबर था। यूरेनियम क्या है, ये कौन सा तत्व है, ये न के बराबर था जानने में। तो जब मैं समझा यूरेनियम जब मुझे बताया गया तो मुझे लगा एल्युमिनियम से संबंधित कुछ बातें कर रहे हैं। तो मैंने टीचर से पूछा, अच्छा देखिए वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे, मैंने टीचर से पूछा कि सर ये इतने सारे तार और वायर्स जो लगे रहते हैं, ये क्या यूरेनियम के लिए? तो टीचर की कॉन्सेप्ट देखिए, टीचर का दिमाग कहाँ था। उन्होंने भी उस चीज़ को, मैं आज भी उस चीज़ को नहीं भूल पाता। उन्होंने कहा क्या, हाँ बिल्कुल वही चीज़ है। अब मेरे मतलब दिमाग में कुछ 2-4-6 सालों तक वो चीज़ें बैठ गई कि अगर वही यूरेनियम या एल्युमिनियम, मतलब देखिए कन्फ्यूजन किस तरह से होती है। और जीवन में एक बार हुई कन्फ्यूजन जो है आगे तक आपको कहीं गलत रास्ते पे ही लेके जाती है। एल्युमिनियम बहुत अलग है। Al इसका क्या है? Al, और इसका जो परमाणु क्रमांक है 13। ठीक है।
और यूरेनियम 235 स्टेज का है। ये इस टाइप से हम भाग परमाणु भाग, ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब कितना डिफरेंट है दोनों में। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि 1000 क्विंटल और लाखों कितने टन में एक कोयले और जो जीवाश्म ईंधन या गैर परंपरागत जो हम स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, उससे कहीं कहीं अगर इस पेन पॉइंट के लगभग में अगर यूरेनियम का प्रयोग किया जाए तो उतना ही यूरेनियम कई शहरों की बिजली उत्पादन कई महीनों तक चला सकती है। मतलब बिजली उत्पादन क्षमता उसकी इतनी होती है। चलिए ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है उसको आप तत्काल पूछिए, कहीं कोई चीज़ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैंने इस चीज़ को इसलिए बताया कि कहीं ऐसा भी तो नहीं कि यहाँ एल्यूमिनियम और यूरेनियम का कुछ चक्कर ऐसा तो नहीं है जो मेरे साथ जो घटना घटी हुई थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एल्यूमिनियम दूसरा चीज़ है, दूसरा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 13 है। और यूरेनियम क्या है, किस टाइप का पदार्थ है, रेडियोएक्टिव पदार्थ, ठीक है ना। और यूरेनियम से क्या है, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताया था कि हमारे जो इसमें भारत में जो पाई जाने वाली चीज़ है थोरियम है, जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जामुगुड़ा और कई कई जगहों में, मैंने झारखंड और राजस्थान की बात बताई गई। तो और यूरेनियम 235 सबसे मतलब अच्छा और व्यवस्थित तो ये है, ठीक है ना। तो मैं जब बात कर रहा था तत्व की, तो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ जो वह है वही है क्या, तत्व। छोटे छोटे परमाणु से मिलकर, और परमाणु की रचना कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु की रचना होती है, किसी तत्व के परमाणु की रचना होती है। अब देखिए यहाँ आप सेंटेंस को समझिए, किसी तत्व के परमाणुओं की जो रचना होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है सर। अब आगे हम और एक चीज समझेंगे, ये अणु क्या चीज़ है। अभी तो हमने परमाणु समझा, अब अणु क्या है थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इसको। और अणु और परमाणु क्या आप लोग कभी कंफ्यूज होते हो, सोचते हो जब इसके बारे में, अणु क्या है, परमाणु क्या है, लगभग कभी कंफ्यूज होते हो आप लोग। चलिए थोड़ा मैं कंफ्यूज किया जाता हूँ। जैसे जल का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक परमाणु से मिलकर बना होता है। अब मैं बताता हूँ क्या है, H2O। ये क्या है, ये जल का अणु है। संगठित रूप से ये क्या है, एक जल का अणु है। ये कंप्लीटली क्या है, ये जल का एक अणु है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। अब आप समझे एक चीज और ध्यान से, जो हाइड्रोजन है एक क्या है, तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। इसमें परमाणु कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। मतलब ऑक्सीजन जैसा तत्व, ऑक्सीजन जैसा जो तत्व है उसमें 1 परमाणु, और हाइड्रोजन जो तत्व है उसमें 2 परमाणु। तो 2 परमाणु और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से जो मिलकर बना जो तत्व, वो क्या है, वो अणु है। इसका अणु है जल का। तो 3 चीजें हैं, एक प्रकार का हाइड्रोजन क्या है, तत्व है, जो यहाँ 2 अणु लगा है, तो हाइड्रोजन का 2 अणु है, ठीक है ना। और फिर ये मिल के जो बना वो क्या है, एक प्रकार का अणु, इसका अणु है जल का। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इस तरह से जैसे जल जो है, जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को हाइड्रोजन तत्व और परमाणु ये सभी क्लियर हो गए।
मैं फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, पूरा एक जल का एक तत्व है, अणु। ये H2O क्या है, जल का एक अणु है, ठीक है। ये पूरा जल का एक अणु है। और हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। और हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से और ऑक्सीजन के एक परमाणु से ये मिलकर बना क्या, जल नाम का एक, मतलब अणु, जल का एक अणु। तो मुझे अब लगता है कि आप लोगों को तत्व, अणु और परमाणु समझ में आ गया। फिर से आप लोग इसको देखिएगा तो उससे समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन अपने आप में कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन अपने आप में कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और जिस संपूर्ण, मतलब एक बंध के रूप में अगर मिलकर बना तो क्या है, एक जल का एक अणु, जल का एक अणु। चलिए हम आगे चलते हैं, उस चीज़ नोट भी कर लेते हैं। तारापुर जो है, तारापुर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत उत्पादन रिएक्टर है। तारापुर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत उत्पादक रिएक्टर है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई। अब आप समझ सकेंगे इसको कि मैंने बात किया कि प्रथम परमाणु विद्युत उत्पादक रिएक्टर, प्रथम परमाणु विद्युत उत्पादक रिएक्टर। और हमने कहा था एक कभी कल ही कि प्रथम जो रिएक्टर है, भारत का प्रथम जो रिएक्टर है वो कौन सा था, अप्सरा। तो इसमें अंतर हो गया। ये जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये प्रथम विद्युत उत्पादन। और वो क्या था, वो परमाणु, मतलब सिंपली, मतलब उसके यूज में, जैसे ये ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, लेकिन वो सभी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। अप्सरा जो भट्टी का निर्माण है। रिएक्टर क्या मतलब है, रिएक्टर क्या है, जैसे मैंने कहा परमाणु रिएक्टर, तो रिएक्टर एक तरह की भट्टी होती है। और उसी भट्टी में यूरेनियम, थोरियम या इस तरह के क्या रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं। भट्टी या रिएक्टर क्या है, जैसे जहाँ से ऊर्जा मिलती है, भट्टी क्या हो गया या रिएक्टर क्या हो गया, चूल्हा, आग का चूल्हा, और हम उसमें ईंधन डाल रहे हैं और वो आग लग रहा है उसमें, तो एक तरह का रिएक्टर वही। रिएक्टर का मतलब ये हुआ भट्टी, और भट्टी का मतलब हुआ जिसमें हम यूरेनियम, थोरियम या इस तरह के जो क्या रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का जिसमें उपयोग कर रहे हैं। किस वजह से, किस काम के लिए कर रहे हैं, उष्मा, मतलब ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। तो एक तरह की भट्टी। तो एक चीज़ अच्छा, इसको जो तारापुर का जो परमाणु विद्युत उत्पादक जो रिएक्टर था, ये इसके सहयोग से होगा, यूएसए के सहयोग से। ये देखिएगा, ये यूएसए के सहयोग से बनाया गया। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि भारत की जो पॉलिसी रही है वो हमेशा डिफेंसिव रही है, और उसने इस शर्त के साथ कि हम अपने जो भी परमाणु जो कार्यक्रम हैं, 1968 में एनपीटी आया, एनपीटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। और 1992 या 93 में क्या आया, सीटीबीटी आया, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, सीटीबीटी, जो पूर्णतः कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है, जो पूर्णतः भेदभाव पूर्ण रहा। और 1968 के एनपीटी के आने के बाद
इन स्थितियों से गुजरने के बाद भी 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में, और इस पॉलिसी के साथ किया गया कि हम अपने सिविलियंस के विकास के कार्यों में हम इसका प्रयोग करेंगे, और हम इसका उपयोग युद्ध यौद्धिक कार्यों में तभी करेंगे जब हमारे ऊपर कोई हमला होता है तब। और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत इसका क्या किया गया, शुरुआत किया गया 1974 पोखरण परमाणु परीक्षण का। तो एनपीटी और सीटीपीटी और इस तरह के जितने भी टेस्टमेंट ट्रीटीज हुए हैं, मैंने बताया था कि आप लोग आगे उसको कहीं आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, हमको याद भी नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ें मैं अभी बहुत सारे ट्रीटीज हैं जो हमें आपसे चर्चा करनी है, और क्या क्या इसके तहत कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रखी गई और क्या क्या शर्तें रही, कैसे कैसे हुए, कौन कौन से सन में हुए, हमने इसका कितना पूर्णतः पालन किया या क्या किया। तो अच्छा एक चीज़ मैं और यहाँ बताना चाहूँगा कि इस तरह की ट्रीटी में भारत जो है सम्मिलित नहीं रहा, लेकिन उसमें सपोर्ट नहीं किया इस तरह की ट्रीटी का, लेकिन फिर भी वो क्या है MTCR का मिसाइल टेक्नोलॉजी टेस्ट रिजीव का उसमें सदस्य भी रहा, और भी कुछ देशों के साथ इसका परमाणविक और इस तरह के हथियारों का और यौद्धिक हथियारों से संबंधित जो है उनके आदान प्रदान और आयात निर्यात फिर भी होते रहते हैं। तो कहीं कहीं जो भारत की जो पॉलिसी रही, नीतियाँ यहाँ रही, वो इस टाइप की रही कि देखिए उस समय दो ग्रुप में बंट गया था विश्व जो है, जब जो शक्तिशाली राष्ट्र थे 5 जो रहे, वो क्या था उनके पास कि इस तरह की जो मतलब उन्होंने 2 पार्ट में बांटा, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो 5 रहे शुरू में, और दूसरा जो बिल्कुल परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र, ठीक है ना, जो बिल्कुल एकदम उनके पास कोई इस तरह की ऊर्जा क्षमता नहीं रही। तो इसको मद्देनजर देखते हुए भारत ने भी अपने जो नीतियों का जो वहाँ पे किया, नीतियों को अपने रखा उस नीति के तहत कि हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं हम इसको नहीं मानते, जो भी आपकी ट्रीटीज हैं हम इनको नहीं मानते, और इसके इधर हम कुछ अलग चल रहे हैं जो कि हम अपने विकास कार्यों में ही जो भी काम कर रहे हैं। तो उस पर किसी का ऑब्जेक्शन हुआ नहीं और कोई कर भी नहीं सकता। उनकी पॉलिसी, भारत इंडिया की पॉलिसी ऐसी रही कि मतलब वो किसी को क्षत बिना पहुँचाए नुकसान यूज के तहत अपना काम उसने किया, अपने उस शर्तों पे किया। तो आगे चीज और रावत भाटा जो है सबसे बड़ा पावर रिएक्टर है, रावत भाटा तारापुर के बाद रावत भाटा सबसे बड़ा पावर रिएक्टर 1972 में 1972 में, और इसके सहयोग से कनाडा के सहयोग से बनाया गया। उसके बाद कलपक्कम आया, कलपक्कम में हुआ, कलपक्कम में क्या होगा, प्रथम स्वदेशी पावर रिएक्टर अपना मतलब खुद का डेवलप किया होगा, स्वदेश का, भारत के द्वारा ही बनाया गया पावर रिएक्टर। तीसरे नंबर पे है कलपक्कम। और ये कब हुआ, 1989 में, 1989 में। दूसरी चीज कि जो भी ये प्रोग्राम्स या जो भी रिएक्टर से स्थापित किए गए हैं, 2-4 रिएक्टर्स दिए जाने पे आपको उसमें क्रम में पूछ सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ ना, समय को और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप उसको खुद भी पढ़ेंगे ठीक से। जितने भी अभी जो दोनों ने भेजे थे या किसी एक ने ही भेजा था जो सूची सीपीडी के द्वारा, और वो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, और मुझे ऐसा लगा कि आप लोग बहुत अच्छा उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो जितने भी उनके क्या थे, कौन कौन से 2 चीज़ें थी भाई उसमें जो भेजा गया था, एक्सरसाइज था और ऑपरेशन थे, ठीक है। उसमें लगभग पर्याप्त है, जितना हमें जरूरत है 2023 तक के लगभग पर्याप्त है। क्या ऑपरेशन और एक्सरसाइज आप पिछले लगभग 2 साल तक, मतलब जो आपका 23 चल रहा है इस समय,
23 का जो अब तक हुआ ही 22 और प्लस 21 के लगभग आप समझें आधा 21 दिसंबर टू जुलाई 21। तो इस तरह से लगभग 1.5-2 साल के लगभग एक्सरसाइज आपको पूरा पता होना चाहिए। और उसमें भी एक्सरसाइज में भी कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, INS करके और कुछ चीज़ें कुछ ऐसे हैं उसमें ट्रिक जो आप बहुत सिंपली समझ सकते हैं कि किसके किसके बीच में ये हुआ होगा। कहीं कहीं 3 देशों के बीच में, कहीं कहीं 4 देशों के बीच में हुए हैं, उसमें भी आप बहुत इजीली उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। और INS करके है और कैसे कैसे उसमें है, तो आप उसको समझ सकते हैं मतलब ये किसके किसके मतलब एयरफोर्स के बीच में हुए या थल सेना के बीच में हुए या किसके बीच में हुए, तो समझ सकते हैं आप उसको। मैं उस पर चर्चा कर दूँगा, एक किसी दिन कोई लिस्ट बना के लाए या फिर मैं ही कुछ चर्चा कर दूँगा उसके बारे में, तो लगभग क्लियर हो जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें ज़्यादा उसमें पहुँच की जरूरत नहीं है, बहुत मतलब ऐसा नहीं बहुत रटने की जरूरत है, रटा हुआ चीज़ नहीं कभी याद आता है, वो क्या है समझा हुआ चीज़, वो ज़्यादा समय तक रहता है, ठीक है। तो इसके आगे हम चलते हैं भारत। अच्छा, भारत में जो विद्युत उत्पादन का जो एक हिस्सा है, देखिए कहीं न कहीं इस मामले में भारत बड़ा पीछे है किसी में परमाणु जो विद्युत उत्पादन के मामले में। अब आप समझ सकते हैं कि 3% लगभग जो भी, देखिए बिजली का उत्पादन 2-3-4 अभी मैं आगे उसकी चर्चा ही करने वाला हूँ, आप थोड़ा सा समझ लें। बिजली का उत्पादन कई तरह से होता है, कैसे होता है कि अगर ये बताना चाहें तो बताएं। ठीक है, वायु से भी है, पवन ऊर्जा से भी है, सौर ऊर्जा से भी है, और ताप विद्युत ऊर्जा, और इस तरह से कोयले से भी है। उसमें 2 चीज़ें हैं, देखिए परंपरागत तरीके से और गैर परंपरागत तरीके से। अच्छा, अब देखिए परंपरागत तरीके में कौन कौन सा आएगा भाई, परंपरागत तरीके से, हाँ ठीक है भाई, मेहनत सब लोग कर रहे हैं, लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। तो परंपरागत तरीके से क्या है, जो कोयला जैसे दीपक है वो समाप्त हो जाएगा, हाँ, तो क्या है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, कोयले की जो खदानें हैं, और कोयले की कभी कभी आप गर्मी में सुनते हैं कि कोयले की खपत वहाँ हो गई खत्म, अब स्टॉक वहाँ खत्म हो रहा है और उस समय बड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती हो रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत में ये समझिए आपकी सबसे ज़्यादा अगर बिजली का उत्पादन होता है तो कोयले से, और सबसे अगर कम होता है तो गैर परंपरागत तरीके से होता है, जैसे परमाणु या इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू होता है। और 3% आप उसको चाहें तो कहीं नोट भी कर सकते हैं, लगभग 3% पूरे संपूर्ण ऊर्जा का 3% जो है इससे परमाणु ऊर्जा के द्वारा परमाणु से होता है। और सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है तो कोयले से हो रहा है। जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत और गैर पारंपरिक में नाभिकीय, वायु, ज्वारीय तरंगें, इन सबसे गैर पारंपरिक तरीके। अब हमें चाहिए क्या, देखिए कि हमें अगर विकास करना है और विकास के साथ अगर अपने वायुमंडल को और प्रदूषण मुक्त बनाना है, तो कहीं न कहीं हमें परंपरागत को छोड़कर गैर परंपरागत की तरफ चलना पड़ेगा, उसकी तरफ हमें उन्मुख होना पड़ेगा। जिस क्रम में काम भी हो रहा है, तेजी से प्रयास भी किए जा रहे हैं, कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं हैं, उनके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा कि जो इस तरह के टेस्ट बैंक ट्रीटी और तरह तरह की जो सारी चीज़ें हैं, CTBT पे कहीं दस्तखत कर रही है भारत, कहीं जो है NPT पे दस्तखत नहीं कर रहा है, उसको नहीं, उसकी अवहेलना कर रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि कहीं कहीं भारत को मतलब वो समर्थन, वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं। जहाँ से जैसे यूरेनियम का जो आयात होना है, वो यूरेनियम के आयात पे कहीं कहीं प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है, भाई हम आयात ही नहीं होने देंगे, जो आपकी ऊर्जा की आवश्यकता जो यूरेनियम से पूर्ति होनी है, हम उसी पे आयात पे रोक लगा देंगे, आप करोगे कैसे, ठीक है।
भी हो रहे हैं कहीं कहीं, बहुत सारे आयात पे जो रोक लग रहे हैं तो उसको हटाया भी जा रहा है। अपनी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी भी हो रही है कि भाई हम आपके इस तरह की ट्रीटी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये दोषपूर्ण है, कहीं कहीं ये पक्षपातपूर्ण है। हम इसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम इसको मानते हैं, ठीक है आप अपने जगह पे सही हो, लेकिन हम भी अपनी जगह पे सही है कि जो भी हम पूर्ति करेंगे, जो भी हम अपनी आवश्यकता की जो भी हम कार्यक्रम का अपना करेंगे वो हम किसी मतलब सिविलियंस के विकास के लिए करेंगे, हम युद्ध के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने तरीके से मनवाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, उन आयात में जो प्रतिबंध लगे थे उसको कम से कम उसमें मतलब हुआ, नॉर्मल हुआ वो सारी चीज़ें। और फिर एक स्थिति ऐसी भी बनी कि जाओ नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, मत करो, हम तो अपने थोरियम से ही काम चला लेंगे। अब थोरियम से काम चलाने में क्या है कि चौथे नंबर 5वें नंबर का वो तत्व है जो सबसे मतलब आप समझिए कि प्योरिटी, शुद्धता के मामले में उतनी ऊर्जा का उत्पादन, उसमें उतनी ऊर्जा वो नहीं देगा, लेकिन है क्या कि वो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा। उससे क्या होगा, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा। तो प्रदूषण होगा तो उसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनको समस्या उसमें भी है। तो भारत ने कहा अगर आप यूरेनियम हमें नहीं दे पाते, आप हमें इस पर आयात पे रोक लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने थोरियम का प्रयोग करेंगे, जाओ जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है आप लगाते रहो। लेकिन अभी ऐसा नहीं कर रहा था भारत, फिर भी उसमें प्रयास यह कर रहा है कि जो भी हम आयात कर सकें यूरेनियम का, उसका आयात करके ही हमने कार्यक्रम जारी रखें। और यही वजह है, कहीं कहीं एक यही वजह है कि हम आज की डेट में सबसे निचले स्तर पे हैं। 3% के हिसाब से हमारा ऊर्जा का जो है आवश्यकता की पूर्ति हो पा रही, जिससे न्यूक्लियर पावर प्लांट 3% से, और हम कोयले या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पे हम निर्भरता है हमारी, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी सारी चीज़ें समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व हो ही जाएंगी। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि अभी देखिए आप चीन और भी जो डेवलप्ड कंट्री थी, उनको अग्नि-6 और इस तरह की चीज़ों को परीक्षण करके उनको चौंकाया। तो जब एक दिन ऐसी स्थिति आएगी हम भी ये परमाणु पूर्ण तरह से संपन्न हो जाएंगे और तमाम मिसाइल्स और तमाम सारी चीज़ें हमारे पास भी हो जाएंगी, और हम भी अपने आप में एक डिफरेंस और बैलेंस ऑफ पावर बढ़िया बना के बैठ जाएंगे। हम भी कह देंगे लाओ भाई लाओ तुम्हारा दस्तखत कर दे, सारी चीज़ लाओ, हमारे एलपीटी को भी हम दस्तखत करते हैं, लाओ सीटीबीटी को भी दस्तखत करते हैं, सबको दस्तखत करेंगे। लेकिन कब, जब हम पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएंगे, तब जो पक्षपातपूर्ण रहा है उनका रवैया, उसके जब हम बराबर आ जाएंगे तब लाओ हम आपको समर्थन करते हैं, क्योंकि हम आपके बराबर अपने आप को संपन्न बना देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप इसमें एक क्रम आपको समझ गए होंगे कि अगर ऊर्जा का उत्पादन का जो सबसे बड़ा स्रोत है क्या है, कोयला है। फिर उसके बाद जो है जल विद्युत उत्पादन से संबंधित है, जैसे आप रिहंद सागर बांध पे लगा हुआ है और इस तरह से, तो क्या होता है जो जल के प्रपात होते हैं, धाराएं, वो टरबाइन को चलाती है, और टरबाइन जब चलता है तो उससे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, ठीक है। और गैर पारंपरिक में मैंने बताया लाभ की। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए कि गैर पारंपरिक में आप सोच रहे होंगे कि भाई ये नाभिकीय जो ऊर्जा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये क्या है, मतलब यूरेनियम ऐसा क्या कर देता है कि डायरेक्ट हमको बिजली उत्पादन करता है? ऐसा नहीं है। यूरेनियम या इस तरह के जो भी तत्व है ना, वो क्या करते हैं कि इतनी ऊर्जा देते हैं, जैसे होता क्या है ना, वाष्प बनाने के लिए, या जैसे फ्यूल के रूप में काम करते हैं। जब गाड़ी चलती है, 2 पहिया 4 पहिया जो हम चलाते हैं, उसमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है। पेट्रोल करता क्या है, उसको मूव करने के लिए, इंजन को मूव करने के लिए उसमें ईंधन का काम करता है, ईंधन का काम करता है। तो इसी तरह से ये भी क्या करता है, यूरेनियम जो या इस तरह के जो तत्व हैं, ये क्या करते हैं, उस भट्ठी में अपने आप मतलब ईंधन उत्पन्न करते हैं, और ईंधन उत्पन्न करने के बाद जो वाष्प बनाते हैं, जो इंजन को मतलब उसके सिस्टम को चलाने के लिए, वो एक ऊर्जा उत्पादन करता है, और जिससे सिस्टम उसका चलता है, और सिस्टम चलने के साथ टरबाइन चलने के साथ, टरबाइन जो चलती है वही काम करता है। यूरेनियम के तत्व या इस तरह के जो तत्व होते हैं भट्टी में, मतलब एक तरह का ईंधन है। किसी
चीज़ का ईंधन है? टरबाइन को चलाने वाला एक ईंधन है। भट्टी में हमने उसको डाला और इधर ऐसा भाप और सारी प्रोड्यूस किया, उत्पादन किया और उससे भट्टी चलना शुरू हो गया। पहले के समय में क्या था कि उसमें 19वीं शताब्दी में रेल इंजन का जो आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, स्कॉटलैंड और कहाँ उस समय हुआ, जेम्स वाट ने किया। तो स्टीम बना कैसे, देखिए थोड़ा मैं टॉपिक से हटा हूँ। स्टीम बनने के लिए भाई जरूर उसने उस कैटल को गैस में रखा होगा, तो गैस जला नीचे से ना, ईंधन के रूप में गैस जला और पानी जब उसने भर के रखा था तो कैटल फिर धीरे धीरे उठा। फिर कैटल से उसको लगा कि हाँ इस तरह से हम रेल इंजन में भी यही काम कर सकते हैं, एक उसको मूवमेंट दे सकते हैं, वो प्रेशर देगा इंजन को, मतलब इंजन चलेगा, फिर वो गाड़ी भी आगे की तरफ मूव करेगी। तो सबसे यहाँ पे जो मुख्य कार्य रहा उसका रहा गैस के फ्लेम का, गैस के फ्लेम का रहा, गैस की जो वह है ईंधन है उसका रहा। अगर वो जलता ही नहीं तो आगे सारे प्रोसेस ही तो बेकार थे हमारे, वो होता भी नहीं। तो यहाँ मुख्य जो वह है, जो मतलब उसका आप कहा जाएगा कि भूमिका है वो किसकी है, उस ऊर्जा की है जिसने भाप को बनाया। पानी तो ठीक है हमारे पास प्रचुर मात्रा में, हमने कैटल में भर के और उसको रख दिया, लेकिन आग तो नीचे से गैस निकली। हाँ, तो उसी तरह से भट्टी में किसका है, किसी यूरेनियम टाइप के या इस तरह के जो है एलिमेंट्स का ही है, जो इतना ऊर्जा उत्पादन किया कि उसमें भाप बना और भाप ने उस टरबाइन को चलाया और टरबाइन से जब चला तो उससे क्या हुआ, उत्पन्न बिजली और हमें वो बिजली मिल गई। वही काम कोयला का क्या करते हैं, कोयला जलने के बाद फिर वो स्टीम इतना उत्पादन किया, भाप उत्पादन किया और भाप उत्पादन करके फिर उस टरबाइन को चलाया। भाई टरबाइन को चलाना है, अब कैसे चलाना है, चाहे पवन ऊर्जा से चलाइए, चाहे जल से चलाइए, चाहे किसी तरह से चलाइए, ठीक है ये चीज। तो उस टरबाइन को, उस सिस्टम को चलाने के लिए जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, मैं छोटा सा फिर से एक बार मैं आता हूँ एक उदाहरण कि जनरेटर आप चलाते हैं घरों में, जनरेटर को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक इंजन का सहारा लेना पड़ता है। उस इंजन से भी पहले एक चीज़ होता है डीजल या पेट्रोल डालना पड़ता है। तो भाई इसमें सबसे पहले जो भूमिका है किसकी है, डीजल या पेट्रोल की। डीजल या पेट्रोल ही अगर नहीं रहेगा तो क्या आपका जनरेटर या इंजन चलेगा? और जब जनरेटर चलेगा, जब उसके सिस्टम चलेंगे तो उसमें से प्रोड्यूस क्या होगा, बिजली। तो यहाँ किसकी भूमिका सबसे पहले है, उस पेट्रोल या उस डीजल की भूमिका सबसे ज़्यादा है, उसकी प्राथमिकता अच्छी है, पहले उसी की सबसे बड़ी भूमिका है कि जो डीजल या पेट्रोल जो ईंधन के रूप में जो काम करता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसी तरह से जो यूरेनियम या इस तरह के जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या यूज हुआ कि इन्होंने हमें ठीक से ऊर्जा दिया और ऊर्जा जो भट्टी के रूप में भट्टी में डाला और ऊर्जा दिया, फिर आगे हमारा प्रोसेस हुआ। इधर क्लियर? बिल्कुल। चलो क्लियर तो हो रहा है, पढ़ना भी है भाई, आपको पढ़ना भी है जाके, ठीक है ना। और जब फिर एक बार आप पढ़ोगे तो क्या होगा, पूरा फिर से क्लियर हो जाएगा कि मतलब क्या है, क्यों यूज हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि जो साइंस के इस तरह से जो बैकग्राउंड उनके हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक के रहे होंगे, लगभग ठीक से समझ गए होंगे, लेकिन मैं इतना ठीक से डीपली समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि भाई आपके भाई बहन इस तरह से ऐसे भी हैं जो शायद उनका बैकग्राउंड कहीं न भी रहा हो या उस तरह से उनका दिमाग बहुत ज़्यादा उस तरफ न गया हो, तो समझ सकते हैं उस चीज़ को ना। तो हम बेसिक लेवल से लेकर और फिर हायर लेवल तक हम जाते हैं। अच्छा, तो आपको मैंने बताया कोयला इस तरह की चीज़ें परंपरागत स्रोत इस तरह से सबसे फर्स्ट जो भारत में प्रयोग किया जा रहा है और सबसे जो हमें सबसे ज़्यादा डिमांड जिस चीज़ की है आगे इस समय, उसको सबसे लास्ट उसका मतलब अंतिम इस समय है, जबकि उसी को हमको सबसे फर्स्ट उस पर लाना है। जो 3% है उसी को हम 97% पे ला के खड़ा करें तब तो ठीक है। कि अपने आप में बताता हूँ कि फ्रांस जो है एक ऐसा देश है जो आप समझें कि वहाँ एक तो बहुत ज़्यादा बिजली सस्ती भी है और बिजली सस्ती होने के साथ साथ जो है पूर्ण रूप से परमाणु ऊर्जा पर डिपेंडेंट है। और हम किस पे डिपेंडेंट है, कोयला और इस तरह से पारंपरिक जो है ऊर्जा के स्रोत पे डिपेंडेंट। उसमें क्या हो रहा है, उसमें देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि
हमारी गवर्नमेंट जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन की वादे कर रही है। कब तक के लिए है वही वादा? 70 तक या 50 तक? 2050 तक हमने ये वादा किया है कि हम शून्य कार्बन उत्सर्जन की वादा करते हैं। हम अपने तकनीक को इतना विकसित कर लेंगे कि जो प्रदूषण हो रहा है उस पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कंट्रोल कैसे कर लेंगे? जब हम इस तकनीक का उपयोग करेंगे तब ना। हम आज कोयले को खूब दहन कर रहे हैं, लकड़ियों का भरमार पूरा ईंधन। भाई एक तरह से गैस का जो उपयोग हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा क्या महंगा क्या सस्ता और क्या तमाम मॉल वाली, लेकिन जो गैस का जो हुआ है उपयोग, क्या उसमें हुआ हो रहा है मतलब ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन या इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही। CNG गाड़ियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, प्रदूषण कम हो रहा है। तो वही हमें उसी रास्ते पे जाना होगा, उसी टेक्नोलॉजी को उपयोग करना होगा कि जिससे जो वादा हमने किया है वहाँ पे उस चीज़ पर हम आके खड़े उतरें। 2050 तक हम वह शून्य कार्बन उत्सर्जन की श्रेणी में आके खड़े हो सकें। ठीक है ना, ये चीज़ है। चलिए, तो कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए आप लोग। परमाणु ऊर्जा हेडिंग डाल दो। परमाणु ऊर्जा का निर्माण रिएक्टर में, रिएक्टर के सामने आप ब्रैकेट में भट्टी लिख लीजिएगा, सिंपल आसान समझना में परमाणुओं को विखंडित किया जाता है। जिसका उपयोग जल को गर्म कर, मैं वही चीज जो मैंने आपको समझाया वही लगभग मैं बता रहा हूँ। भाप बनाने तथा टरबाइन को चलाने किया जाता है, जिसका उपयोग जल को गर्म कर, यहाँ क्या किया जाता है, जल को गर्म करने के लिए हम उस ईंधन का प्रयोग करते हैं। जल को गर्म कर भाप बनाने तथा टरबाइन चलाने और इस प्रकार बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भाई टरबाइन चलेगा तो बिजली अपने आप से उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। करने के लिए किया जाता है। विखंडन के माध्यम से ऊष्मा के उत्पादन के लिए, विखंडन के माध्यम से ऊष्मा या ऊर्जा कुछ भी आप देख सकते हैं के उत्पादन के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 अपने आप में सबसे बेस्ट टाइप ऑफ फ्यूल माना जाता है, रेडियो एक्टिव फ्यूल। और एक सबसे बड़ी बात कि परमाणु ऊर्जा जो है वो शून्य उसकी क्या ये प्रदूषक मतलब उत्सर्जन करती है, शून्य मतलब उत्सर्जन है इसका। इसमें कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें कोई भी प्रदूषक उसमें से नहीं उत्पन्न हो रहा है, वैसे वो भी जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो माना जाता है वो क्या है, यूरेनियम 235 जो ईंधन के रूप में जो माना जाता है। ठीक है, मैंने बताया था सोडियम का 4-5वें नंबर का स्थान आता है। तो इस तरह से आप इसको भी आप कहीं नोट कर लेंगे कभी उसमें कि फ्रांस जो है पूर्ण रूप से इस पे है परमाणु, ठीक है, परमाणु ऊर्जा को निर्भर है और यहाँ बिजली सबसे सस्ती है। तो यहाँ तो ट्रक से ट्रक, रेल से रेल आ रहे हैं, कोयला और महंगाई की मार जनता पे पड़ी जा रही है। इसमें कुछ आधे फ्री में जला रहे हैं, कुछ आधे पे कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे फिर कितना महंगा है, वजह वही है। अगर आज के डेट में हमारी बात भी यूरेनियम परमाणु से संबंधित अगर हम 97 तक हम भी पहुँच जाए तो बहुत सस्ता हो जाएगी बिजली। मतलब यहाँ तक कि हमें लगता है गवर्नमेंट ऐसी स्थिति में फ्री भी कर सकती है।
हर लोगों के लिए फ्री, चाहे हीटर चलाओ चाहे पंखे, सब फ्री है। चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा लेट भी होता है आज, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे ना, क्योंकि आज हम चाहते हैं जितनी कुछ चीज़ें हैं सब इनको समय का अभाव है, देखते हुए हम लोग पास लगभग कुछ ही समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर लेंगे ना। हम लोग चलते हैं परमाणु विखंडन क्या है यह देख लेते हैं। अच्छा, दो चीज़ें परमाणु विखंडन और परमाणु संयोजन, जैसा कि मैंने बताया था, थोड़ा सा हमने उसको बहुत अच्छे से सोचा है कि किस तरह से समझा सकें आप लोगों को, और फिर समझाने के बाद भूलना भी नहीं है, किसी तरह से हमें समझाना है कि भूलने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो परमाणु विखंडन क्या है, अगर आप लोग पहले लिखना चाहें तो लिखें, पहले समझना चाहें तो समझें, पहले बार समझें। परमाणु विखंडन होता क्या है, जैसे मैंने बताया था ना आप लोगों को कि जो नाभिक है, नाभिक हाँ हाँ प्रचुर मात्रा, बिल्कुल प्रचुर मात्रा में उनके पास प्रचुर मात्रा में, उसके बाद वो इस टाइप की इधर जो है प्रचुर मात्रा में, तो इसलिए वो शक्ति संपन्न है अपने आप में, और फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से बिजली को बहुत कम से कम लागत में वो लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। नहीं, खरीद तो आयात तो कर सकता है, लेकिन मैंने बताया एक चीज़ ना कि कहीं कहीं कुछ प्रोलिफरेशन जो ट्रीटीज हैं, जो कुछ अड़ंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भारत के लिए पड़े थे, उसमें भारत ने बहुत सहयोग तो किया नहीं, तो इसलिए क्या है, कहीं कहीं आयात में भी कहीं कहीं बहुत प्रतिबंध लगे हुए, बहुत अड़ंगे उसमें भी आयात में। हम अगर आयात कर ही रहे उसका जो है ईंधन का, तो हम भी प्रयास करेंगे 3% से हम भी तत्काल में 30% पे चले जाएंगे ना, उस 3 से 30% पे भी चले जाएंगे। तो वही चीज़ें हैं कि हमारी ऊर्जा की आवश्यकता भी ठीक से पूर्ति होगी और शून्य कार्बन उत्सर्जन भी हो जाएगा, लेकिन उसमें कहीं कहीं प्रतिबंध लगा हुआ है। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट की ऐसी नीतियाँ हो रही हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी लोकप्रियता बढ़ रही है कि लोग अपने अपने जो कानून है और तमाम उसमें जो है ढील दे रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन तुर्की ऐसा दोस्त नहीं, तुर्की ने क्या किया, देखो आप, इतनी सहायता भारत के देने के बाद भी उसने जो है यूएनओ में जो है उसमें काउंसिल में मानवाधिकार परिषद में वो जाके और जहर उगल रहा फिर भी है, ये चीज़ें जो है। विखंडन जो है, परमाणु विखंडन, फिजन और फ्यूजन, फिजन जो है विखंडन के लिए, न्यूक्लियर फिजन, परमाणु विखंडन। मैंने बताया था कि जो नाभिक में जो है, नाभिक किसी तत्व के नाभिक, ये नाभिक के जो न्यूट्रॉन की जो बमबारी करते हैं, बमबारी जब करते हैं, बमबारी से मतलब इसमें टकराते हैं जब इसको न्यूट्रॉन को, बम क्या है, बम वो नहीं कि फूट जाए वहाँ से, वो नहीं, मतलब टकराना भी, टकरा के क्षति पहुँचाना भी एक तरह का बॉम्बिंग हुआ, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉनों की जो बॉम्बिंग यहाँ करते हैं, टकराते हैं, तो उससे क्या होता है, नाभिक पार्ट में टूटता है, और जब टूटता है तो जो टूटा, जैसे इससे अलग होकर जब वो टूटा तो उसमें न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है, प्रोटॉन और इस सारी चीज़ों के साथ न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होता है, और जब न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो 2, 3, 4 की संख्या में हुआ, तो फिर वो न्यूट्रॉन क्या करता है, जो टूटे हुए जो पार्ट हैं, फिर वही न्यूट्रॉन जो अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो रहा, फिर वो उस पर जाके बॉम्बिंग करता है, और फिर इसी तरह से कड़ी में जब वो टूटता है, जब नाभिक टूटता है, 2 उसमें पार्ट में विखंडित होता है, तो वहाँ क्या होता है, न्यूट्रॉन का उत्सर्जन ज़्यादा मात्रा में होता है,
और वही जो उत्सर्जित ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहा है ना, एक बार तो न्यूट्रॉन को उस पर नाभिक पे क्या किया, बॉम्बिंग किया, ठीक है, बमबारी किया। तो जब नाभिक को तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन का उसमें बमबारी किया तो नाभिक टूटा। नाभिक टूटा तो क्या हुआ कि न्यूट्रॉन का उत्सर्जन ज़्यादा मात्रा में हुआ। भाई जब भी ये टूटेगा तो न्यूट्रॉन का उत्सर्जन, सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब उत्सर्जित होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन की जो उत्सर्जन है वो ज़्यादा मात्रा में हुआ। तो जब ज़्यादा मात्रा में हुआ तो क्या करेगा वो, फिर वो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, मतलब फिर बॉम्बिंग करेगा। तो इस तरह से जितनी बार बॉम्बिंग होती जाती है उतनी ज़्यादा न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। और जब बढ़ती जाती है तो क्या करता है, चेन रिएक्शन का रूप ले लेता है, ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया। और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, ये प्रोसेस चलता ही रहता है और उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है, ठीक है ना। तो जो विखंडन हो रहा है, क्या हो रहा है कि नाभिक पर किसी जो तत्व का जो नाभिक है, नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी किया गया और न्यूट्रॉन की बमबारी से उत्पन्न ऊर्जा जो कि और भी मतलब न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और वो न्यूट्रॉन जो है जाके फिर बमबारी कर रहे हैं, फिर हो रहा है, फिर बमबारी कर रहे हैं। तो जितने पार्ट, जैसे यहाँ दो पार्ट में अगर टूटा तो इसमें से कुछ न्यूट्रॉन निकले, कुछ न्यूट्रॉन निकले, कुछ न्यूट्रॉन निकले और प्रोटॉन और सारी चीज़ें निकली, और इसमें से भी वही सारी चीज़ें प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो क्या किया, फिर इसने जाके जो है जो इसमें से जो अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन है फिर इसी पे बमबारी किया और फिर यही प्रक्रिया आगे तक चलती रही। फिर इधर वाला भी इस पर फिर बमबारी किया, यही प्रक्रिया चलती रही। मतलब वो एक तरह का चेन बना लेता है, वो एक तरह का कड़ी बना लेता है। तो क्या करते हैं हम, वो चीज़ें भी आपको बताएंगे कि उसको हम नियंत्रित कैसे करते हैं, ठीक है भाई। ये समस्या होती ही रहे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो कभी कभी होता है ना, फुकुशिमा और चेरनोबिल जो परमाणु हादसा होता है, क्यों होता है, इसी तरह से विखंडन जो वहाँ किया गया ना, तो विखंडन के फलस्वरूप जो ऊर्जा इतनी मात्रा में वहाँ हो गई कि उसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया। भाई गैस को आप क्या करोगे, गैस का नाम तेज कर दोगे तो एकदम भयंकर रूप ले लेगा, तो क्या कंट्रोल तत्काल कर पाओगे, कुछ न कुछ उसका उपयोग करोगे। तो वैसे ही है, लेकिन गैस तो बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ मामला ये है कि जो न्यूट्रॉन की बमबारी होती जा रही है और चैन टूटता जा रहा है, नाभिक टूटता जा रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है और वो बमबारी करता जा रहा है। तो उसी न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, मंदक का रूप लेते हैं, मतलब मंदक का उपयोग करते हैं। और वही मंदक क्या होता है, ड्यूटेरियम, जो भारी जल का रूप होता है, चाहे रॉड, किस चीज़ का रॉड, भाई कैडमियम का रॉड, ठीक है। तो इस तरह के रॉड का उपयोग करते हैं किस काम के लिए, जो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। और न्यूट्रॉन को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, वो बॉम्बिंग कम हो जाएगी, नाभिक पे बॉम्बिंग कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका परमाणु विखंडन, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। कुछ चीजें थोड़ा सा हटके है, क्या है, संलयन। संलयन क्या है भाई, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख दें इसको, विखंडन। चलिए, परमाणु विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है। और उससे ऊर्जा मुक्त होती रहती है। अभी अंडरस्टूड है कि छोटे नाभिक में विभाजित होने के बाद उसमें जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है उस न्यूट्रॉन के द्वारा आगे बमबारी होती है, ठीक है। जैसे
यूरेनियम 235 ही है। यूरेनियम 235 पे जब उसके नाभिक पे न्यूट्रॉन का जब बमबारी करते हैं तो क्या होता है, सेम वही प्रोसेस होता है कि उसके नाभिक अलग अलग दो भागों में टूटते हैं, फिर न्यूट्रॉन ज़्यादा उत्सर्जित होता है और फिर वही न्यूट्रॉन जाके क्या करता है, उसमें बमबारी करता है। इस तरह से बॉम्बिंग करने की क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा की मतलब उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्सर्जित होता रहता है। ठीक है ना। और परमाणु बम जो है इसी प्रक्रिया पर आधारित है। देखिए आप, परमाणु बम जो है इसी प्रक्रिया पर आधारित है। इस पर परमाणु विखंडन, परमाणु विखंडन। इसी को नाभिकीय विखंडन, इसी को नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं। मतलब नाभिकों का यहाँ टूटना हो रहा है ना, नाभिकीय विखंडन। ठीक है ना, नाभिकीय विखंडन। और संलयन क्या है भाई? संलयन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जब दो हल्के नाभिक एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं। ठीक है, मैं उसको ही बता दूंगा। जैसे हाइड्रोजन का जो 4 परमाणु है वो क्या किया, हाइड्रोजन के जो 4 परमाणु हैं वो हीलियम के एक परमाणु के रूप में संगठित हो गया। मतलब हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़कर हीलियम के एक परमाणु बनाए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऊर्जा का कुछ क्या हुआ, अवशोषण हुआ। मतलब ऊर्जा उत्पन्न हुई और ऊर्जा उत्पन्न होकर यहाँ किसी तत्व की 4 परमाणु है और यहाँ सिर्फ एक हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऊर्जा का कहीं कहीं उत्सर्जन हो रहा है, क्षय हो रहा है, मतलब अलग बढ़ जा रहा है, ऊर्जा अलग रिड्यूस हो जा रहा है, प्रोड्यूस हो जा रहा है। ठीक है ना, ऊर्जा का क्या हो रहा है, यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब संलयन में यह है कि जब तत्व का नाभिक 2 या 2 से अधिक नाभिक किसी एक नाभिक का निर्माण करते हैं मिलकर, तो उसमें क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो वो ऊर्जा जो प्रोड्यूस होती है, अब इसमें भी है कि 2 पॉजिट्रॉन प्लस ऊर्जा प्लस 2 पॉजिट्रॉन प्लस ऊर्जा रिड्यूस, यहाँ प्रोड्यूस हो जाती है। और यहाँ कितने परमाणु बचे, एक ही, क्योंकि 4 यहाँ जुड़े और 1 परमाणु, मतलब इस तत्व में एक ही परमाणु। तो मतलब 2 या 2 से अधिक नाभिक जब मतलब वो क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक नाभिक मिलकर जब एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उससे क्या होता है कि ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। वहाँ क्या हो रहा है, ऊर्जा का कहीं कहीं मतलब क्षय हो रहा है, एक तरह से डिके हो रहा है। और इसको हम जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का E=mc² के नाम से भी जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का, इसको नोट भी कर लेंगे आप लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टाइन बोलते हैं, mc²। और इसी में डेल्टा वगैरह भी लगे रहते हैं। डेल्टा नहीं समझ में आया, मैं बता दे रहा हूँ, ये डेल्टा भी लगे रहते हैं। तो डेल्टा से मतलब यह होता है कि ऊर्जा का जो क्षय हो रहा है। ठीक है, डेल्टा का क्यों प्रयोग किया जाता है, डेल्टा 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 इस तरह जो डेल्टा का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या मतलब है कि ऊर्जा का जो क्षय होता है। भाई 4 इसी तत्व का 4 परमाणु यहाँ मिल रहा है और यहाँ एक ही हो रहा है, तो बाकी सारी ऊर्जा कहीं कहाँ गई, ये ऊर्जा यहाँ प्रोड्यूस हो गई। ठीक है ना, ऊर्जा वहाँ निकल गई। तो इस तरह से तत्वों का जो यहाँ नाभिक का जो संलयन हो रहा है, नाभिक का 2 या 2 से अधिक नाभिकों का जो मिलना हो रहा है, उससे एक नया नाभिक का निर्माण हो रहा है। और उस नए नाभिक के निर्माण में क्या हो रहा है, वो ऊर्जा निकल रही है। ठीक है ना, तो वही ऊर्जा, अब वो क्या है, सूर्य जो एक तारा के रूप में है और तारे भी इसी तरह से, तारे को तारों के साथ भी है, ये सारी प्रक्रिया वही सूर्य के साथ होती है। और एक सबसे बड़ी और मुख्य बात समझेंगे यहाँ कि जो संलयन की जो प्रक्रिया है ना, वो उच्च ताप और उच्च दाब पर होती है। ठीक है ना,
जो नाभिक का जो संलयन हो रहा है वो उच्च ताप और उच्च दाब पर हो रहा है। और उच्च ताप और उच्च दाब के लिए क्या होता है भाई, क्या करना पड़ता है कि बड़ी बात का ध्यान रखिएगा, इसको आप सुनिएगा भाई। दो चीजें, दो नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वहां ऊर्जा रिड्यूस हो जा रही, प्रोड्यूस हो जा रही, वहां ऊर्जा निकल जा रही है। लेकिन ये प्रक्रिया हुई कैसे? उच्च ताप और उच्च दाब। और उच्च ताप या उच्च दाब के लिए क्या करते हैं, वही नाभिकीय विखंडन हम करते हैं। उसके लिए भाई हमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए, उष्मा की ज़्यादा आवश्यकता है, तो विखंडन करा देंगे वहाँ। और उसी विखंडन के फलस्वरूप वहाँ ऐसा इतना टेम्परेचर होगा कि ऑटोमेटिकली ये तत्व क्या करेंगे, अपने आप में संलयित होना शुरू कर देंगे। संलयित होके और फिर वो भी रिड्यूस करना शुरू कर देंगे ऊर्जा, ठीक है ना। और सूर्य के मामले में क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति होगी, दाब, गुरुत्वाकर्षण बल का जो दाब होता है, उसकी वजह से वहाँ से संलयन क्रिया होती रहती है और वो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। भाई शरीर है या सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है तो हम हो ही रही, मिल ही रही है। और इसी तरह से जो है हम अपने रिएक्टर्स में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। रिएक्टर्स के लिए भी, अब जैसे आप समझ लो रिएक्टर्स के लिए कहाँ उपयोग करते हैं, तो जो हाइड्रोजन बम है, आप इस पर लिखें, हाइड्रोजन बम जो है इसी प्रक्रिया पर निर्भर है। हाइड्रोजन बम जो है इसी उस पर निर्भर प्रक्रिया पर। और वहाँ कौन सा क्या था, परमाणु, ठीक है ना। तो यह कहा जा सकता है कि जो संलयन है वो कहीं कहीं डिपेंडेंट किस पे है, विखंडन पे डिपेंडेंट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसको हाई टेम्परेचर पाने के लिए विखंडन का एक बार प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कहीं से कोई वो हो तो बताइएगा, फिर से हम कुछ और करेंगे। नाभिकीय जो संलयन का जो सिद्धांत है वो किस प्रक्रिया पे है, हाइड्रोजन बम, ठीक है ना। और ये संलयन जो होता है उच्च ताप और उच्च दाब, ताप और उच्च दाब। ताप आप जानते ही हैं, हमें जरूरत कहाँ से मिलेंगी, ताप और दाब विखंडन से, अथवा जो सूर्य के मैटर में उसके गुरुत्वाकर्षण बल से हमें दाब मिल जा रहा है, वहाँ पर उसको मिल रहा है। तो दाब मिलने से क्या हो रहा है, वो संलयन प्रक्रिया हो रही है। अच्छा चलिए हम 5 मिनट और लेते हैं थोड़ा। आज तो है ना कि चीन द्वारा जो डिजाइन किया गया है ईस्ट, चीन द्वारा जो बनाया गया है ना सूर्य, अपना खुद का सूर्य, वो ईस्ट क्या है आप उसको नोट कर लेंगे। सूर्य द्वारा डिजाइन किया गया प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग, प्रायोगिक सूर्य द्वारा चीन द्वारा बनाया गया, चीन द्वारा डिजाइन किया गया ईस्ट, EAST, ईस्ट, EAST, ईस्ट क्या है, प्रायोगिक, किसी को आगे ब्रैकेट में ईस्ट को लिख दीजिएगा हिंदी में, प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक, प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक, कंडक्टिंग टोकामक, कंडक्टिंग टोकामक। और हिंदी में आने से टोकामक, टोकामक, टोकामक।
और ये जो प्रक्रिया है ना, ये सूर्य द्वारा जो नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया हो रही है वो उसी प्रक्रिया पे आधारित है। ठीक है ना? उच्च दाब वो देते होंगे और उसी उच्च दाब और उच्च दाब के फलस्वरूप क्या हो रहा है, वहाँ नाभिकीय संलयन हो रहा है और वो उससे सूर्य जैसी एक गोला पे बनाए हैं और उसी से हमें ऊर्जा मिल रही है। मतलब हमें क्या उन्हें मिल रही है जो उन्होंने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है। और 2 पॉइंट में और आप लोग थोड़ा सा चर्चा में कर देना चाह रहा हूँ। आपने पूछा था तपस। भाई तपस के बारे में 2 धारणा है, जो 2 चीजें जो प्रचलित है। तो उस दिन मैं कन्फ्यूज था कि कौन से वाले तपस की मैं बात करूँ, हो सकता है कोई नया भी आया हो, तो अभी एक की बात करना सही है नहीं। तपस कौन पूछा था भाई? चलिए आप जागरूक हैं, अच्छे जागरूक हैं और अच्छा है कि आप इस चीज़ को लेकर आए क्योंकि ये अपने आप में बड़ा मैटर है। ठीक है ना? तो तपस क्या है? TAPAS तपस। आपकी जागरूकता को यहाँ धन्यवाद दें। TAPAS और इस तरह की जो जिसके बारे में 2 धारणाएं होती हैं वहाँ लोग गलती करके आते हैं। कुछ किसी और के बारे में रहा है, बता किसी और के बारे में है ना, या इनमें से कोई नहीं वाले क्लिक कर रहा है। ठीक है ना? तो तपस क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के, नोट कर लें मैं समझा दूंगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च ई अध्ययन मंच या पोर्टल, ई अध्ययन मंच या पोर्टल। आपने किसकी बात किया था? कौन सा तपस आपका था? सर्विस नहीं फिर से ड्रोन के बारे में, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। और ये देखिए एक तपस से 2 तपस निकल रहे हैं। ठीक है ना? तो दोनों हमारे काम के हैं। तपस क्या है? प्रशिक्षण उत्पादकता और सेवाओं के लिए प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण उत्पादकता TAPAS के आगे लिख दीजिए आप, प्रशिक्षण उत्पादकता और सेवाओं के लिए प्रशिक्षण। ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग productivity and services, augmenting productivity and services। ठीक है ना? ये है तपस। और इस मंत्रालय के अंतर्गत, मतलब जो मैंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो मैंने बताया, इस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान रक्षा संस्थान, मतलब इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, जो इसके अंतर्गत कोई भी कोर्स कर सकता है। जो पोर्टल ई लर्निंग पोर्टल जो चलाया है, इसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर एक कोर्स चलाया गया है। कोर्स क्या है? कोर्स वर्तमान में जो तपस के द्वारा जो पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, आपसे एक चीज पूछ भी सकता है कि 4 ऑप्शन देके इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम तपस के द्वारा चलाया जा रहा है, या तपस जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है ना? या तपस किस मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो वर्तमान में तपस के पाठ्यक्रम में जो चलाया जा रहा है क्या है? ड्रग्स ड्रग के दुरुपयोग की रोकथाम 1 पॉइंट, दूसरा बुजुर्गों की देखभाल, तीसरा मनोभ्रंश की देखभाल, मनोभ्रंश,
मनोभ्रंश की देखभाल एवं प्रबंधन। चौथा है ट्रांसजेंडर मुद्दे। ट्रांसजेंडर मुद्दे। और उसके बाद है पांचवा सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा। और आप समझ सकते हैं कि जो भी ये कोर्स चला रहा है ये अब आज के समाज के मतलब बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इनके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए, चाहे वृद्धों की सेवा को लेकर हो, चाहे ये ट्रांसजेंडर के मैटर्स को लेकर हो। आए दिन समाज में तमाम तरह की जो कुरीतियाँ बुराइयाँ जो फैल रही हैं, या चाहे सामाजिक सुरक्षा का मामला हो, ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके तैयार कीजिएगा। अपभ्रंश मतलब जैसे भ्रष्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, दिमाग पागल हुआ और टेररिस्ट बन गया। ठीक है ना, ये चीज है। और अब आपकी बातों में मैं आता हूँ, इसको भी उसी के नीचे लिखिएगा। ये तपस क्या है? भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन तपस है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन, इसका नाम है तपस। और इसकी खासियत क्या है कि 12,000 फीट की ऊंचाई से वो कैप्चर करता है इमेज को। 12,000 फीट की ऊंचाई से उसकी क्षमता है कैप्चर करने की। और फटाफट हम लोग आ जाते हैं वायु लिंक पे भाई। अब इसके बाद वायु लिंक किसका था भाई? वायु लिंक किसका था क्वेश्चन? वायु लिंक वाले हैं ना क्या? तो दूसरे दिन चर्चा करती है, उनके रहने में थोड़ा सा सही रहेगा, नहीं तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।